Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So this is our first lecture, and in this lecture we'll see how to write a research paper. Okay, so एक research paper में we have multiple main points. Okay, so there are different kinds of research papers. One is called a conference paper. Okay, and the other category is called a journal paper. So conference paper is something जिसमें आपने कोई बहुत मुनासिब लेवल पर रिसर्च की हो, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा कोई नोवेल्टी ना लेकर आए हों, ठीक है। बेशक किसी का काम रेप्लिकेट करके बहुत माइनर एडिशन की हो, तो उसके ऊपर आप रिपोर्ट लिख दें तो दैट्स अ कॉन्फ्रेंस पेपर, जिसकी ज़्यादातर एक लिमिट भी होती है कि 5 to 6 पेजेस के अंदर अंदर आपने अपनी सारी बातें कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो इट्स जनरली अ लो कैटेगरी पेपर, जो जो कि एकेडमिक में इतना इस तरह से कंसिडर भी नहीं होता, ठीक है। बट यूजुअली पीपल स्टार्ट विद द कॉन्फ्रेंस पेपर बिकॉज जनरल पेपर इज समथिंग हाई लेवल। तो जस्ट टू गेट इन द रिसर्च डोमेन पीपल स्टार्ट विद कॉन्फ्रेंस पेपर, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस में फिर थोड़ा सा कंपैरेटिवली फायदा इस तरह से होता है कि व्हेन यू राइट अ कॉन्फ्रेंस पेपर यू हैव टू गो टू कॉन्फ्रेंसेस and present there your paper and then it will be published. Okay, journal paper mein you don't go anywhere, you just write something good and it will be published if it's good enough. ओके, सो कॉन्फ्रेंस पेपर नॉर्मली लोग इस वजह से भी जाते हैं कि एटलीस्ट ओके फलां कॉन्फ्रेंस पे हम ये पेपर भेजेंगे, वो अमेरिका के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस डोमेन में कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मुझे पूरी दुनिया से वहाँ पर साइंटिस्ट मिलेंगे कंट्रोल एंड ऑटोमेशन के, मैं अपना पेपर भी प्रेजेंट करूंगा, लोगों से मेरी मजीद कोई किसी से कोलेबोरेशन भी हो सकती है, या मैं फलां फलां बंदे से मिलूंगा, तो दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वीजा वगैरह भी आसानी से मिल जाता है आप अपने एक्सपोजर बढ़ाने के लिए। ओके, बट इट इज कंपैरेटिवली थोड़ी सी हमारी कॉन्फ्रेंस में भी डिफरेंट कॉन्फ्रेंस होती हैं, कुछ बहुत हाई लेवल की हैं जो कहती हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया तो ही हम पब्लिश करेंगे, और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऐसी होती हैं वो कहते हैं बस ठीक है जो भी है आपका ठीक है हम पब्लिश कर देंगे। तो जनरली इट्स काइंड ऑफ लाइक a bit less quality involved in conference paper, but again there are still few conferences जो कि बहुत high level होती हैं, ठीक है। तो the second category is this journal paper which we will target. Okay, will not be writing a conference paper, will target a journal paper. तो there are different kinds of journals. ये एक जर्नल का नाम है IEEE Access. ओके, यहाँ पर हमारे पास एक और जर्नल है, ये भी IEEE Access का है, एंड ये एक जर्नल है, इस जर्नल का नाम है एक्सपर्ट सिस्टम्स विद एप्लीकेशंस। ओके, एक और कोई जर्नल होगा हमारे पास, ये और IEEE Access है, और ये भी एक्सपर्ट सिस्टम। इस तरह से हमारे पास बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्नल्स होते हैं, ठीक है। हर जर्नल की एक अपनी थोड़ी सी डोमेन होती है, राइट। सो देयर इज अ जर्नल कॉल्ड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ओके, जस्ट सेकंड, लेट मी। ओके, सो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्नल्स होते हैं। जर्नल्स के अंदर हमारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सो देयर इज अ जर्नल कॉल्ड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप कंट्रोल का पेपर, या आप फॉर एग्जांपल आप कहें मैंने एआई बेस्ड मैग्नेटिक लेविटेशन के ऊपर काम किया है, तो वो कहेंगे गुड बट आउट ऑफ स्कोप है, हम इस कैटेगरी के पेपर्स पब्लिश नहीं करते, ठीक है। तो बहुत सारे जर्नल्स हैं जो टारगेटेड कैटेगरीज पे होते हैं, तो हमने देखना होता है कि अभी जिस तरह का हमने काम किया है इससे रेलिवेंट कौन सा जर्नल है जो किस तरह की चीजों को पब्लिश करता है, ठीक है। अब वो जो जर्नल आपने देखना होता है वो लो कैटेगरी भी हो सकता है, वो हाई कैटेगरी भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर मजीद फिर कुछ कैटेगरीज हैं, उसमें फिर साथ साथ फ्यूचर में चलते जाएंगे, अभी इस पॉइंट पे उसमें जाने की कोई डिटेल की जरूरत नहीं है। तो दे आर जनरली WXY कैटेगरी, W हाईएस्ट कैटेगरी होती है, X इज कॉन्फ्रेंस लेवल कैटेगरी आप कह लें, और वाई तो बिल्कुल ही गई गुजरी होती है, वो इंजीनियरिंग में वैसे भी कंसीडर इतनी नहीं की जाती, वो सोशल साइंसेज और इधर उधर की आती है, क्योंकि वाई इज क्वाइट लो कैटेगरी, उसमें आपने कुछ ना भी किया हो बस रिपोर्ट ही लिखी हो तो आपका पेपर पब्लिश होता है। तो इसी तरह से जितना ही लो कैटेगरी में आपका पब्लिश होता है उतना ही लेस कंसिडर भी होता है कि आपका ये पेपर पब्लिश्ड है, दे विल लुक इट अप कि ये कहाँ पे पब्लिश्ड है। अगर किसी हाई क्वालिटी पे पब्लिश्ड है तो दैट इज अ मार्क के ये भी हाई क्वालिटी है। अगर आपने कहीं वाई कैटेगरी में पब्लिश किया हुआ है तो दे विल नॉट गिव अ सेकंड थॉट टू इट, ये बहुत ही लो कैटेगरी लिखा होगा, ठीक है। तो these are different categories, so we will be targeting the W category, the highest category. Okay,
और डिफरेंट जर्नल्स होते हैं। आई लेट यू नो कि कौन सा जर्नल हम टारगेट करेंगे। ये सारा जो आपको काम करवा रहा होता है ये उसका काम होता है कि इन चीज़ों को चेक करना कि कौन सा अच्छा है, किधर भेजना है, हाई क्वालिटी क्या है, एंड हाउ टू डू ऑल दैट। सो वी सॉ 2 कैटेगरीज and we'll be targeting the general category, general paper publication जिसमें कोई presentation नहीं होती है। We'll just write something really nice, we'll send it and it will be published. So once it is published, it is something like this. It comes to your Google Scholar profile and it comes to the internet. Okay. So आपने जर्नल पेपर भेजा, वहां पे किसी अच्छी जगह पे जाके पब्लिश हो गया, तो it comes to the profile like this. Okay. ये एक है एक्सपर्ट सिस्टम्स एप्लीकेशंस में है, ये IEEE ये एक कॉन्फ्रेंस पेपर है, ठीक है। ये अप्लाइड एनर्जी एक जर्नल था, इसके भी 9 के राउंड बोर्ड इम्पैक्ट फैक्टर, IEEE एक्सपर्ट सिस्टम्स है, एक और कॉन्फ्रेंस है। ये एक जर्नल का नाम है कंप्यूटर्स मटेरियल्स एंड कॉन्टिन्यूआ रीसेंट एडवांटेजेस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये एक और का नाम है। ये कॉन्फ्रेंस पेपर है, एक और कॉन्फ्रेंस है IEEE और कॉन्फ्रेंसेस एक्सपर्ट सिस्टम्स एप्लीकेशन अलेक्जेंड्रिया इंजीनियरिंग जर्नल। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नल्स हैं। आपने देखना होता है कि किस डोमेन की रिसर्च की आपने, तो फिर आपने कौन सा काम करना है। ओके, तो ये अभी रिसेंटली बायोकॉप्टर का एसन का पेपर हुआ है पब्लिश, वो भी थोड़ा लेट था तो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। तो ये बायोकॉप्टर के ऊपर हुआ है एंड एक्सपर्ट सिस्टम विद एप्लीकेशंस के ऊपर। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन लुक इट अप के व्हाट इज एक्सपर्ट सिस्टम्स विद एप्लीकेशंस, and this is the website for this journal. Go ahead and look into it. So we see here it's a 7.5 impact factor, which is really good high impact factor. ठीक है, 1-2 impact factor के भी लोग काफी मेहनत कर लेते हैं कि वहां पर पब्लिश हो रहे थे, that's a good job. नो, ये आपका इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब 100 से ऊपर तो वैसे भी मैंने कहा ये ना डोमेन से बहुत डिपेंड करता है। अब इंजीनियरिंग डोमेन में ये 10, 15, 20 तक ही बहुत चले जाए तो बहुत ही 20 तो बहुत ही कुछ और बात होती है। 10 इज बहुत हाई लेवल होता है। जो कुछ और डोमेन्स होती है ना, जिस तरह बायो की डोमेन्स होती हैं, वहां पर एक जर्नल है नेचर, उसके 40, 50 भी इम्पैक्ट फैक्टर्स होते हैं। फिजिक्स के जितनी बड़ी फिजिक्स में अगर कोई पेपर पब्लिश करने जा रहा है ना, तो वो काइंड ऑफ लाइक जिस तरह आइंस्टाइन ने उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली, दूसरा का कोई एक मेजर ब्रेक थ्रू निकाला जाए, इतने हाई लेवल का काम। ये तो हमारे फिर भी इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करना ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और न्यू लॉ को इंट्रोड्यूस कराना, या कोई इतने लेवल की आपने करना कि मेडिसिन कोई न्यू निकाल लिया, आपने कैंसर का ट्रीटमेंट निकाल लिया, उसके कंपैरिजन में हमने कोई कंट्रोल डिजाइन कर लिया या कोई हमने सर्किट बना लिया, उसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटी कंट्रीब्यूशन है। तो वो डिफरेंट डोमेन के जर्नल्स हैं जिनका 40, 50, 60 पे इम्पैक्ट फैक्टर भी जाता है, ठीक है। लेकिन हमारी डोमेन के अंदर ना इंजीनियरिंग में तो ये 10, 20, 30 भी बहुत ज्यादा हो गया। 10, 20 के बीच में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल होता है। नॉर्मली 1 to 5 के बीच में बड़ा आसानी से हम करते हैं कि ठीक है यार वी डिड समथिंग, ठीक है। सो दैट्स सो लेट्स स्टार्ट विद अ पेपर। एक पेपर के अंदर वी हैव 4 to 5 मेन टाइटल्स। पहली चीज होती है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पेपर। ओके, सो दिस इज द टाइटल ऑफ द पेपर, जो कि आप पता होना चाहिए कि ओके फाइन, या एंड पे जाकर रिसर्च के एंड पे जाकर यू कैन अगेन change it according to what you have done. Okay, so title of the paper should be precise, should not be long, and it should tell the summary of your paper. Okay, for example यहाँ पर कह रहे हैं कि control of maglev system, ठीक है, पता चल गया कि मैग्नेटिक लेविटेशन का एक सिस्टम है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ओके, so the first thing in the paper is the title. तो टाइटल के अंदर हम देखें द कंट्रोल ऑफ मैगलेव सिस्टम। ओके, यहां तक इतना पता चल गया कि मैग्नेटिक लेविटेशन एक सिस्टम है जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैगलेव है, वो उस पे हम कंट्रोल लगा रहे हैं कैसे, यूजिंग सुपर ट्विस्टिंग एंड इंटीग्रल बैकस्टेपिंग स्लाइडिंग मोड एल्गोरिथम। ये यूजिंग के बाद से लेकर यहाँ पे सुपर ट्विस्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी है, ये सारा एक टेक्निक का नाम बता दिया कि हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। इसमें कोई सेंटेंसेस नहीं है, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर उस तरह का नहीं बनाना होता। आपने सिंपल एक टाइटल हेडिंग बतानी है कि व्हाट यू आर डूइंग एंड ऑन व्हाट थिंग यू आर डूइंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि अगर बाइकॉप्टर के ऊपर या क्वाडकॉप्टर के ऊपर या शिप के ऊपर या मैगलेव के ऊपर एक काम करना है, तो आई वुड से कि कंट्रोल ऑफ क्वाडकॉप्टर यूजिंग स्लाइडिंग मोड कंट्रोल ऑप्टिमाइज्ड वाया रेड फॉक्स एल्गोरिथम, क्योंकि मैंने मेन क्रक्स ये है कि मैंने एक स्लाइडिंग मोड कंट्रोल लगाना था और एक रेड फॉक्स एल्गोरिथम लगाना था। तो ये दो चीजें मैंने मिनिमम वर्ड्स में टाइटल में लाकर प्लेस कर दी। ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज द टाइटल।
उसके बाद हमारा जो सबसे मेजर और सबसे बेस्ट चीज आती है, जो कि सबसे बेस्ट होनी चाहिए हमारी, दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट। ओके, सो द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पेपर इज कि आपने ओवरऑल समरी बतानी है कि ओवरऑल थ्रू आउट द पेपर जो आपने 10-20 पेजेस का लिख दिया है, उस पेपर में क्या लिखा है, किस बारे में है। ओवरऑल समरी ऑफ द पेपर इज योर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को 3 स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली 2-3 लाइनों में आपने बताना होता है कि ये पेपर किस बारे में है, क्या है। ठीक है, रीडर शुड अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, ये पहली सेंटेंस पढ़े, मैग्नेटिक लेविटेशन आर नॉन लीनियर फ्रिक्शनलेस नॉइजलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ओवर। ये थोड़ा सा बता रहा है कि व्हाट इज द सिस्टम अबाउट, क्योंकि जो न्यू रीडर है उसको क्या पता मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है। ठीक है, आप कोई शिप का पेपर खोल रहे हो, ब्रेन ट्यूमर का खोल रहे हो, बायोकॉप्टर को खोल रहे हो, रीडर तो पहली दफा देख रहा है, उसको क्या पता कि शिप के अंदर क्या होता है। शिप के अंदर तो बंदे बैठ के सैर करते हैं इधर उधर, उसको क्या पता कि इसमें नोवेल्टी कहां से आएगी, इसमें कंट्रोल क्या करना है। सो फर्स्ट 2 to 3 लाइंस मैक्सिमम, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट शुड बी वेरी कंसाइज। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट सेक्शन के इंट्रोडक्शन, उसमें फिर हम पूरी डिटेल में, कुल में एक्स्ट्रा डिटेल में जाकर बात करेंगे। सो इन द एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्यू लाइंस इज अबाउट व्हाट द सिस्टम इज अबाउट, देन second part is what is the problem that you are going to cater। ठीक है, what is the problem that you are going to cater, ये आप पहले पार्ट के साथ मिक्स करके भी बता सकते हैं। The design controllers ensure the, हाँ, for this purpose we have proposed। So इसने यहाँ पे बता दिया, शुरू में बता दिया कि वो नॉन लीनियर फ्रिक्शनलेस है, उसमें थोड़ा सा मसला आता है, हमारे पास डिफिकल्ट टू कंट्रोल है। आपका सिस्टम किस बारे में है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को आपने किन टेक्निक्स से, अपनी नोवेल्टीज, वो जो डिटेल है ना, आपका जो नया काम है, उसको फ्यू लाइन्स में बता दो किन टेक्निक से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और एंडिंग होती है एब्स्ट्रैक्ट की के रिजल्ट्स क्या है आपके। ठीक है, पहला पार्ट है आपका क्या है सिस्टम, दूसरा पार्ट है उसमें इशू क्या है, तीसरा पार्ट आता है उस इशू को आपने कैसे सॉल्व किया है। ये जो कैसे वाला जब पार्ट है ना, यहाँ पर आपने अपना सारा बता देना होता है, मैंने इसमें वो फलां टेक्निक लगाई है फलां, और ये सारी टेक्निक्स आपकी नोवेल होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर नोवेल्टी नहीं ना बताई तो आपका पेपर शुरू होने से पहले रिजेक्ट होकर वापस आ गया। ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट इज द थिंग जो रीडर्स पढ़ के कहते हैं कि हाँ ये पेपर गुड है कि नहीं, इज इट वर्थ इट टू रीड इट और नॉट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, बाकी पेपर आपका बाद में पढ़ा जाता है, पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है। जिसका एब्स्ट्रैक्ट नहीं अच्छा होता वो बस अपने मेजर गेम अपनी हार गया। तो कैसे किया है, और फिर चौथा चीज होता है कि फिर करने के बाद रिजल्ट्स क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन। वो सारा कुछ 2 से 3 लाइन, 2 से 3 लाइन, इससे ज्यादा लेंथ पर पॉइंट नहीं हमने जानी होती। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट शुड बी नॉर्मली अराउंड मे बी 200 to 300 वर्ड्स। इस डिपेंड करता है कि हम जर्नल देख सकते हैं कि किधर पब्लिश करें, उनकी रिकमेंडेशन में आ जाता है कि 250 वर्ड से ऊपर ना हो ये वो, तो उसमें हम स्क्वीज डाउन उसको कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंडेक्स टर्म्स होती हैं कुछ, इनको हम साथ में देख लेंगे इतना कोई, लेकिन फिलहाल हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। ये होती है कि आप अपने ना मेन समझे कीवर्ड्स बता दें कि पेपर के बारे में किसी ने सर्च करना हो, या आप मेन बात बता दें सिर्फ कीवर्ड्स की तरह। जिस तरह आपने यूट्यूब वगैरह पे इधर उधर सर्च करते हैं ना, तो यू मेंशन सम कीवर्ड्स, गूगल पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे कीवर्ड्स बताएं, इसने क्या, मैग्नेटिक लेविटेशन, मैगलेव, इंटीग्रल एसएमसी। कोई इंटीग्रल एसएमसी सर्च करेगा तो उसमें भी ये वाला पेपर शो अप कर जाएगा, सुपर ट्विस्टिंग स्लाइडिंग मोड। यहाँ पर वो सारी आपने मेन चीजें बता देनी है जो आपके पेपर की मेन क्रक्स, मेन हेडिंग्स बनती हैं, छोटे छोटे कीवर्ड्स, कोई सेंटेंसेस नहीं यहाँ पर। ठीक है, ओके, उसके बाद यहां से हमारा एक्चुअल पेपर, प्रॉपर पेपर और डिटेल जिसमें आपने सारी चीजें बतानी है वो स्टार्ट होता है। दैट इज द फर्स्ट सेक्शन, इज द इंट्रोडक्शन सेक्शन। ओके, हमारे पास सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन सेक्शन, जिसके अंदर इसको हम भी डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बेसिक बताते हैं कि एक हमारा सिस्टम किस बारे में, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में तो हमने 2 लाइनें बताई थी सिस्टम किस बारे में। अब थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे कि ठीक है हमारा सिस्टम किस बारे में है, उसकी क्या थ्योरी है, उसके अंदर क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके ऊपर लोगों ने पास्ट में क्या काम किया हुआ है। ये जो लोगों ने पास्ट में क्या काम किया हुआ ना, इसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू आप इसके अंदर सारा डाल देते हो कि हाँ ये सिस्टम था, इसके अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स थे, और इस तरह के प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए पास्ट में वो फलां बंदे ने ये टेक्निक लगाई, वो फलां बंदे ने ये काम किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसके ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं। हर 2-2, 3-3 लाइनों में आपने उसको डिस्कस करते जाते हैं इंट्रोडक्शन लिटरेचर में। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू टेल फर्स्ट के आप जो काम करने जा रहे हो वो नया है, पहले नहीं हुआ हुआ। ये कैसे इंश्योर करोगे, ये बात कैसे बताई जाए कि जो आप कर रहे हो पहली दफा कर रहे हो। आप लिटरेचर की चीजें यहां पर मेंशन कर देते हो इंट्रोडक्शन के अंदर
कि पहले फलां बंदे ने ये काम किया, फलां बंदे ने ये काम किया, फलां बंदे ने ये काम किया, ये सारे काम कर करके ये फिर एक रिसर्च गैप बीच में मेंशन कर देते हो कि लोगों ने सारे काम तो किए हैं लेकिन इन लोगों ने ना वो फलां प्रॉब्लम अभी तक नहीं कैटर किया, उसको कंसिडर ही नहीं किया। मैं इस पेपर में वो वाला प्रॉब्लम कैटर कर रहा हूं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारे हमारे लिटरेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखने लिखा हुआ है कि ये कोई ऑथर का नाम था, प्रेजेंटेड अ स्टेट पीआईडी फीडबैक बेस्ड कंट्रोलर, जिसमें मैगलेव पे किया, उसने फलां फलां किया है। और इसी तरह से हम ये नीचे चलते जाएंगे। ये इन 3 यहाँ पे भी एक कोई रिसर्चर होगा, उसने एक अडेप्टिव न्यूरल फजी स्लाइडिंग मोड कंट्रोलर ये टेक्निक प्रपोज की है। ठीक है, और यहाँ पर देखें ये 14 अ नॉन लीनियर कंट्रोलर हैज बीन डिजाइंड। तो यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर बता दिया, वो फलां ने ये काम किया था, फलां ने ये काम किया था, फलां ने ये काम किया था। तो ये हमारी बेसिक चलते 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 इस यही हमारा सबसे लंबा टेक्स्ट वाला होता है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा टेक्स्ट और इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंट्रोडक्शन लिटरेचर मिक्स होकर एक सेक्शन बन गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेन एक और पार्ट, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। ओके, आपने सिस्टम के बारे में सारा बता दिया, क्या था कैसे था, उसके अंदर थ्योरी श्योरी बता दी। अब लेट्स से कि वो एक मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम है। ठीक है, मैगलेव का कोई सिस्टम है, उसके ऊपर आपने कोई एनालिसिस करने हैं। वो मैगलेव का सिस्टम तो रियल लाइफ सिस्टम है ना एक, उसके ऊपर आप एनालिसिस कैसे करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स कोई हार्डवेयर में बनाकर सामने रखकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ये टेक्निक लगाते हैं, वो टेक्निक लगाते हैं। अगर वो सारा काम करना है तो फिर यहाँ पर रिपोर्ट में उसके बारे में डिटेल कैसे लिखी जाए? और ये कोई अच्छा वे भी नहीं है कि आप हार्डवेयर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें, वो डैमेजिंग भी हो सकता है। मैगलेव चलें ठीक है, किस तरह का सिस्टम है, आप कहें कि मैंने ड्रोन रखा है, ड्रोन के ऊपर एल्गोरिथम लगाया, वो एल्गोरिथम ठीक नहीं था, कुछ स्टेबिलिटी नहीं आई उसके अंदर, वो एकदम मोटर्स बहुत तेज हुई, उड़ के ड्रोन जाके कहीं बाजार टूट गया, लाखों का नुकसान हो गया। तो दिस इज नॉट अ गुड वे। व्हाट वी डू इज वी से कि वो जो फिजिकल सिस्टम है ना हमारा, उसके जो मोशंस है ना जिनके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको ना हम फिजिक्स की इक्वेशंस यूज करते हुए ना मैथ्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी को मैंने ऐसे फॉरवर्ड पुश करना है और उस गाड़ी ने फॉरवर्ड चलने लग जाना है। अब मैं सिर्फ करना चाहता हूं कि मैंने उसको कितना पुश करना है, तो मैं उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाऊंगा। मैं कहूंगा यार ये एफ इज इक्वल टू एम में लगा लेता हूं ना मैं इस पे, वो लगेगा, उसमें इसका गाड़ी का मैथ लगा दूंगा मैं। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन मेरी फोर्स पर डिपेंड करेगी, फोर्स में कैलकुलेट कर लूंगा। तो गाड़ी वही है, गाड़ी के अंदर और बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। आप कहें कि गाड़ी की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी थी, वो कितना वजन उठा सकती थी, ये वो, ठीक है, वो यंग मॉडल्स वगैरह उसका निकाल के, वो डिफरेंट कैटेगरी। एक सिस्टम के अंदर आप कहते हो मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, आपके मैग्नेटिक लेविटेशन की वो जो फ्रेम बनाया है वो प्लास्टिक का होगा, लोहे का, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम में तो थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स है ना, हर तरह की चीज को आप कंसिडर नहीं कर सकते। आपने सिर्फ वो पार्ट कंसिडर करना है जिसके ऊपर आपने अपनी रिसर्च करनी है। ठीक है, तो अब ये गाड़ी को मैं फॉरवर्ड पुश कर रहा हूं, तो ये गाड़ी का टायर का साइज क्या है, बॉडी का साइज क्या है, और उसकी डायमेंशंस कैसी हैं, उसके एरोडायनेमिक्स कैसे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस। व्हाई? क्योंकि मैं तो सिर्फ इस चीज में इंटरेस्ट कर रहा था कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, और एक्सेलरेशन के लिए इट इज गुड इनफ, एफ इज इक्वल टू एम इज गुड इनफ। ओके, तो सिमिलरली व्हाट वी विल डू इज कि हमने एक डायग्राम बनाई, हमने कहा कि एक मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम के अंदर मेन ये पार्ट्स होते हैं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और उसके ऊपर एक कॉइल कर देंगे, इस कॉइल के अंदर से करंट गुजरेगा तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, राइट? ओके, उस मैग्नेटिक फील्ड से ये फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट? अच्छा, वो जो एक अपवर्ड इसको फोर्स मिलेगी ना, पुलिंग फोर्स, उसको वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया एफ एम से हमने, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एम स्टैंड्स फॉर। और यहां पर एक डाउनवर्ड फोर्स इसको पुल कर रही थी, एफ ऑफ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी बॉल को नीचे खींच रही है, मैग्नेटिक फील्ड बॉल को ऊपर खींच रही है। ठीक है, और बॉल को अपनी जगह लेविटेट करना है तो हम क्या करना चाहेंगे? जनरल कंडीशन क्या बनती है? यस, ये दोनों इक्वल हो एक दूसरे के, तो बॉल कहीं भी नहीं जाएगी। जितना ऊपर को खींचा जा रहा है उतना नीचे खींचा जा रहा है। इफ एफ ऑफ एम इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी, ग्रेट, अपना काम हो गया, तो हमें पता लग गया ओके ये इसके अंदर ओवरऑल करना क्या था। अच्छा, उसके अंदर हमने ये डाल दिया, एक मैग्नेट डाल दिया। ठीक है, और ये साथ में हमने ना लाइट सोर्स, ये आपने के प्रोजेक्ट में भी कर रहे होगे, आईआर सेंसर वगैरह, अल्ट्रासोनिक सेंसर, पोजीशन सेंसर लगा लेते हैं बॉल की पोजीशन मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये भी लाइक लाइट सोर्स है कि बॉल की पोजीशन मेजर करता है, कि पता तो हो कि बॉल कितना नीचे है, कितना ऊपर है, किधर कहां जा रही है बॉल, राइट? ठीक है, तो ये हमारे मेन कंपोनेंट्स थे। और ये हमारा एयर गैप था बीच में, कि हमें, अगर हमने अपनी मर्जी से भी तो बॉल को लेविटेट कराना होगा ना,
कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मेरा मैग्नेट है, तो बॉल इतने डिस्टेंस पे हो, यहाँ पे लेविटेट करे, यहाँ पे लेविटेट करे, कहाँ पे लेविटेट करे, पोजीशन भी तो थोड़ा सा मैं अपनी मर्जी से बताऊंगा ना। उसको हमने डिफाइन कर दिया कि दैट इज द एयर गैप। एयर गैप क्या है? बॉल के सेंटर से लेके मैग्नेट का सेंटर, ठीक है, बॉल के सेंटर से लेके मैग्नेट का सेंटर। अगर मैं कहूंगा बॉल थोड़ा सा नीचे करके लेविटेट करो, मैं एयर गैप का वैल्यू बढ़ा दूंगा। मैं कहूंगा बॉल जरा मैग्नेट के करीब जाके लेविटेट करे, मैं एयर गैप का डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है। तो एक सिस्टम डिफाइन किया, उसके ब्लॉक्स बनाए, और हमने मेन उसके कंपोनेंट्स की डिटेल्स दे दी, ठीक है। ये जेनेरिक सिस्टम की हमने स्ट्रक्चर बता दिया। अब इस डायग्राम को मैथ्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जो कि हमारा इसमें कोई प्राइमरी इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इनके मॉडल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, हमने सिर्फ उनको थोड़ा सा डिफाइन करना है, ठीक है। इसमें कुछ भी आपने खुद से अपने ओन पे डराइव नहीं करना, कोई आपकी कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं आ रही, क्योंकि सिस्टम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपने जो इंफॉर्मेशन इसकी देनी है वो थोड़ी सी डिटेल्ड हो, ठीक है। ओके, तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे थोड़ा सा लिखा, आपने डिटेल लिखी, इस तरह का बीच में कुछ सेक्शन एक आधा डाला भी जा सकता है, बट नॉट नेसेसरी। आप इंट्रोडक्शन लिटरेचर के बाद जो मेन बनता है वो आपका बनता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। ये छोटे छोटे सब सेक्शंस, ये इस तरह का कोई एक सेक्शन डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक आ भी सकता है रिसर्च पेपर के अंदर, और इसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। लेकिन जो मेन सेक्शन है, सबसे पहले आता है एब्स्ट्रैक्ट, फिर आता है इंट्रोडक्शन, फिर आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है, और फिर आपका आता है योर टेक्निक एंड रिजल्ट्स, और एंड पे कंक्लूजन से पेपर। ये मेन सेक्शन है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट यू कैन एडजस्ट, एक आधा एक सेक्शन एक्स्ट्रा डाल दिया, वो फलान डेडिकेटेड टू दैट थिंग, उसके बारे में इंपॉर्टेंट थी बात करनी, तो आपने एक सेक्शन डाल दिया। वर्किंग प्रिंसिपल में देखा, उसने कहा कि यार ये जो ये वाला सिस्टम है ना स्पेसिफिकली, इसके अंदर दो मेन पार्ट्स बनते हैं, एक इलेक्ट्रिकल पार्ट बनता है और एक मैकेनिकल पार्ट बनता है, क्योंकि वो जो बॉल ने हिलना है, आगे पीछे मूव करना है, वो उसके वो फिजिक्स मोमेंटम शुमेंटम होगा, बॉल का मास कितना है, वजन कितना है, वो फोर्सेस जो है वो मैकेनिकल डिपेंडेंट होंगी थोड़ी सी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, वो इलेक्ट्रिकल पार्ट होगा उसका, राइट। तो हमने कहा कि ये दो मेन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो उसके बाद यहां से थोड़ी सी बेसिक्स शुरू हुई इक्वेशंस। V इज इक्वल टू आई आर तो पता है, राइट। तो हमने कहा कि ये देख, ये रहा V इज इक्वल टू आई आर के वोल्टेज, और ये देखें ये किरचॉफ्स के वोल्टेज करंट लॉ वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारा ये F इज इक्वल टू एम ए थीटा। अब लेट्स से कि मैं कहता हूं कि थीटा अगर हम कह दें पोजीशन है, तो थीटा डॉट क्या होगा? थीटा थीटा डॉट हमारा डेरिवेटिव है ना, डॉट का मतलब होता है डेरिवेटिव, सिंगल डॉट सिंगल डेरिवेटिव, डबल डॉट डबल डेरिवेटिव। तो अगर थीटा वाज पोजीशन, तो सिंगल डॉट का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, दैट इज वेलोसिटी, और फिर डबल डॉट का मतलब है कि डबल डेरिवेशन, तो दैट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। तो ये देखें F इज इक्वल टू एम ए ही है, राइट। हमने कहा कि ठीक है, एक F इज इक्वल टू एम ए है, और एक हमारी ये V इज इक्वल टू आई आर के साथ साथ, हाँ, ये फ्लक्स है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो हमने सिस्टम को इनपुट देनी है, एक वोल्टेज देनी है और एक साथ में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। अब ये मैंने बिल्कुल आपको ना ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का आइडिया दूंगा, इसको एक्स्ट्रा डिटेल में इस पॉइंट पे, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, इस पॉइंट पे इसको एक्स्ट्रा डिटेल में समझने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह की बात लिखी जाती है पेपर, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में भी नहीं आना था, टू द पॉइंट और डिटेल्ड, ठीक है। हमने बता दिया कि ठीक है यार, ये इलेक्ट्रिकल वाली पार्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर देती है हमारे वही किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज वगैरह तो आपने अभी तक इस सेमेस्टर तक तो पढ़ लिए होंगे, राइट। और यहां पर हमारे पास दूसरी है F इज इक्वल टू एम ए मैकेनिकल। उसके बाद हमने कहा वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होना है, वो ये इंडक्टेंस है, ये करंट है, उससे प्रोड्यूस होगा, ये जोन से वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या आप नया पेपर पढ़ रहे हो ना, आपको क्या पता थीटा किसके इक्वल है? आपके थीटा तो एंगल होता था, जोन से वेरिएबल यूज करना, उसको इंस्टेंटली साथ ही डिफाइन कर देना है कि थीटा इज द एयर गैप, यानी कि डिस्टेंस है, G is the gravity, R is the resistance, Fm is the magnetic force, ठीक है। यहां पर ये L और I को भी इंस्टेंटली ही डिफाइन कर देना चाहिए, वेयर डोमेन ऑफ L, हाँ ये देखें सारी डिफाइन कर दिया। जहां पर आपने कोई वेरिएबल यूज किया ना, उसके इमीडिएटली बिफोर या इमीडिएटली आफ्टर उस वेरिएबल को डिफाइन करना लाजमन पार्ट है, ठीक है, रिसर्च का लाजमन पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग का। उसके बाद जी वो मैग्नेटिक फोर्स जो लगनी थी वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंडक्टर्स कैलकुलेट करनी उस तरह कर सकते हैं। करंट जो गुजर रहा है इंडक्टर के अंदर से, वो कॉइल ऑफ वायर इंडक्टर ही है ना, एक जो मैग्नेट है, मैग्नेट के ऊपर हमने इस तरह से वायर की कॉइलिंग कर दी।
आपने वो पढ़ लिया सब्जेक्ट अपना लीनियर सर्किट एनालिसिस, अगला होता है ईएनए। हाँ, ईएनए पढ़ चुके ना, तो उसके अंदर वो जो इंडक्टर होता है आपके कॉइल ऑफ वायर इज इंडक्टर, तो उसकी जो इंडक्टेंस होगी वो आप इस वजह से कैलकुलेट कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज, और वो करते करते हमने वो दोनों को करते गए, ये मोमेंटम का एक आ गया बीच में विच गिव्स दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, ये बंदा जब एक टॉपिक को अपना पढ़े ना तो थोड़ा थोड़ा हल्की फुल्की नॉलेज इनकी इज गुड इनफ। ठीक है, जब बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करें, सब मास्टर्स और पीएचडी फिर यही होती है ना कि फिर जरा पूरा पढ़ लें कि कौन सी इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करे, इसलिए वो आपको देते हैं ठीक है जी साल 2 साल आपके पास है। ओके, तो ये पहले दिन में तो ऑफ कोर्स नहीं समझ आती, लेकिन ये हमें पता लग रहा है कि ठीक है कोई इक्वेशंस ही यूज की जा रही हैं इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की। मैकेनिकल में हमने को फिजिक्स को ले आए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल की थ्योरी ले आए। ठीक है, और उन्हीं को हम मैनिपुलेट करते करते यहां तक पहुंचे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि उन सारी चीजों को कंपाइल करके बताया जाए ना, तो एंड पे जाकर ना हम ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है हमारी। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है जिसमें ये लैम्डा जो है ये है हमारा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये थीटा जो है ये हमारा डिस्टेंस ऑफ द बॉल, और ये जो रो है ये है हमारा मोमेंटम ऑफ द बॉल। ये तीन ही मेन पार्ट्स बनते हैं जिससे हम ओवरऑल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि बॉल का मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करना, तो ये रही इसकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लें, ये क्योंकि डेरिवेटिव है ना यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन लें तो आपके पास मोमेंटम ऑफ द बॉल निकल आएगा। अगर आप कहें पोजीशन ऑफ द बॉल का है तो आपको मोमेंटम मिल गया, एक दफा मोमेंटम को डिवाइड बाय मास करना, आपको पोजीशन ऑफ द बॉल भी मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चाहिए था, उसके लिए आप कहेंगे ठीक है नीचे रेजिस्टेंस बताओ, पोजीशन ऑफ द बॉल बताओ और मैग्नेटिक फील्ड बताओ, और ये कोई कांस्टेंट होगा कॉइल का कांस्टेंट। ठीक है, वो सिस्टम के पैरामीटर, ये सारी चीजें पुट करें आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी पता चल जाएगा, इतनी मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी इतनी चाहिए, उसकी बेसिस पे ठीक है जी पीछे कंट्रोल नहीं होगा, इतनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, इतना करंट भेज दिया जाए। ठीक है, तो सारा काम हो जाता है। तो अब एक फिजिकल सिस्टम था और हमने देखा कि ठीक है कुछ ना कुछ कोई सिस्टमैटिक वे है इक्वेशंस को ड्राइव करने का, वो करते करते उस फिजिकल सिस्टम को मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और इसमें कोई इस तरह की एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है कि इसकी बॉडी किस तरह की बनी हुई है, इसका साइज कितना होगा, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं। इसमें तो सिर्फ 3 डिटेल्स है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दिए कि उसको कंप्यूट करना, तो ये रही इक्वेशन उसकी, पोजीशन और मोमेंटम। क्योंकि हम इन्हीं चीजों में इंटरेस्टेड हैं और इन्हीं चीजों पर काम कर रहे हैं। आप एक्स्ट्रा पैरामीटर्स में एक्स्ट्रा चीजों में इंटरेस्टेड हो तो वो जो इक्वेशंस को ड्राइव कर रहे थे वहां पर उस एक्स्ट्रा चीज के बारे में इक्वेशंस लिख लेना। आपने वो मैट्रिक एफिशिएंसी में यंग मॉड्यूल्स वगैरह में भी किसी पॉइंट पर निकाले हो तो उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनकी जो इक्वेशंस थी, ठीक है, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन से वो कुछ कार करके आप उनकी इक्वेशंस भी डाल के, तो एक चौथी इक्वेशन आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में आ जाएगी। बट इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट देयर इज नो नीड। ठीक है, अच्छा ये हम ना अगले किसी लेक्चर में टेक्निक पढ़ेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने एक और तरह की रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना होता है जिसको हम कहते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये भी आप पढ़ लोगे तो 6 सेमेस्टर में आप जब लीनियर कंट्रोल सिस्टम का कोर्स पढ़ोगे ना तो उसके चैप्टर 2 का ये, चैप्टर 2 में अगर बना जाता है तो उसमें ये वाला पार्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेट से, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आगे वाले करेंगे। इट्स द सेम एग्जैक्ट थिंग, बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट। ठीक है, वहां लैम्डा शैम्डा यूज कर रहे थे, यहाँ पे x1 x2 x3 यूज कर, वहां लैम्डा था, थीटा था, रो था ना, और यहाँ पर हमारे पास है x1 x2 x3। ठीक है, तो ये वही चीज है जो ऊपर हमने देखी है, और ये है वो हमारा फाइनल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब ये एक दफा पता चल गया कि सिस्टम हमारा रियल लाइफ से उठकर कंप्यूटर में आ गया। अब इसके ऊपर हम जितनी भी एनालिसिस करने, मैनिपुलेशन करनी है, जो कुछ करना है कर सकते हैं। राइट, अच्छा उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद, अपना सिस्टम के बारे में डिटेल बता दी ना आपने, अब पार्ट आ जाता है कि अब उस सिस्टम के बारे में करना क्या, कंट्रोलर डिजाइन। ये यहां पे हमारी नोवेल्टीज निकलती हैं इस डोमेन के अंदर। ठीक है, कोई और डोमेन है, आप कहते हैं मैं ब्लॉकचेन पे रिसर्च कर रहा हूं, तो ब्लॉकचेन के अंदर फिर आपने देखना होगा कि ब्लॉकचेन के बारे में क्या क्या टॉपिक्स, मेन हेडिंग्स आपने किस तरह से लेके जानी, हम अपनी इस कंट्रोल डोमेन को देख रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोलर पार्ट। ठीक है, ये बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डायग्राम है, इसको हम बिट बाय बिट कुछ ना कुछ लेक्चर्स में देखते जाएंगे। उसके बारे में हम बताते हैं कि अच्छा हम करेंगे क्या, किस तरह से। पहली टेक्निक हमारी ये वाली टेक्निक है, इस टेक्निक में ये होता है, पहले हम एरर निकालते हैं, एरर के साथ कांस्टेंट, मैथ्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। आपको एक दफा इसका सिस्टम का पता चल गया कि स्लाइडिंग मोड कंट्रोल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही आसान सा काम है कि किस तरह से डिजाइन करते हैं, ये इक्वेशंस आपके लिए पीस ऑफ केक बन जाएंगी। ठीक है,
इसके अंदर हम ना ये जो ओरिजिनल बना है ना हमारा मैथमेटिकल मॉडल, ये इसी को बार बार घूम घुमा के सब्स्टिट्यूट वगैरह करते जाते हैं, तो ये हमारे ना ये इक्वेशंस इस तरह से कॉम्प्लेक्स और बड़ी बड़ी होती रहती है। कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं, पता नहीं क्या है। जितनी मैथ्स यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, उसमें सिर्फ दो ही काम हो रहे हैं, जो मेजर एक ही काम हो रहा है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भी ना होने के बराबर होती है, कहीं कहीं आती है बीच में। दैट्स इट, कोई एक्स्ट्रा मैथ्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा डिटेल मैथ्स आती ही नहीं है इसके अंदर, जो भी हम स्टार्ट करें जिससे। ठीक है, दिखने में इक्वेशंस आपको लगेंगे वो ये पता नहीं क्या है, बट यही वो चीज है जिसकी वजह से आपका पेपर पब्लिश होता है। ठीक है, जो आपको लग रहा है ना ये पता नहीं क्या है, वही तो कोई वर्थफुल चीज होगी ना। तो व्हेन साइंटिस्ट रीड इट वो कहते हैं हाँ ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसने मैथ्स के अंदर बड़ी डिटेल दी है, यानी कि रियलिस्टिक चीज है, इसके ऊपर काम पूरा इन डेप्थ किया गया है। टेक्स्ट इज नथिंग, किसी ने मुंह से कह दिया इज नथिंग, करके दिखाया दैट्स समथिंग। तो आपने थ्योरी लिख दी इट्स नथिंग, मैथ्स के जरिए बताइए इट्स समथिंग। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट में तो आप कुछ भी लिख दें, मैथ्स से वो प्रूफ हो रहा है, मैथ्स इज द एब्सोल्यूट प्रूफ। इंग्लिश झूठ बोल सकती है, मैथ्स झूठ नहीं बोल सकती। मैथ्स का इक्वेशन निकला है, उसका एक रिजल्ट निकला है, तो वो वही है। एफ इज इक्वल टू एम में आपका एफ 10 है और मैथ्स 10 है, तो ए इज 1, देयर इज नो अदर ऑप्शन। लाजमन सच है कि ए 1 है। एक ये है कि आप इस तरह से कहें एफ 10 है एम 10 है, पहले डिफाइन करें एफ इज इक्वल टू एम, और दूसरा एक ये आप इंग्लिश में लिख दें कि एक्सेलरेशन विल बी 1, नो वन विल बिलीव यू। ठीक है, मैथ्स इज द ओनली ट्रू लैंग्वेज व्हिच कैन नेवर लाई, so we have to represent these things in mathematics। तो यहाँ पे हमने अपनी कंट्रोल टेक्निक स्टेप्स शुरू की। ये कंट्रोल टेक्निक आगे आने वाले लेक्चर्स में एक डेडिकेटेड लेक्चर इसका कर लेंगे कि कैसे करते हैं। उसके ये स्टेप्स है, पहले एरर डिफाइन करते हैं, उसके बाद एक स्लाइडिंग सरफेस डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसको ऐसे करते हैं वैसे करते हैं घूम घुमा के, ये स्टेप है, उसके बाद ये करना है वो करना है, सिंबल अपनी मर्जी का चूज कर लें। कोई यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी जिस तरह की दिख रही है ना, जब आप इसको करोगे ना तो यू विल सी विद योर ओन आईज के इट्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन जब हमने लिखना है तो इट लुक्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ 7 8 10 पॉइंट्स होंगे, हर किसी ने यही फॉलो करने होंगे। सिस्टम्स अपने अपने होंगे सबके। ठीक है, सिस्टम अपने अपने होने का मतलब ये है कि हर किसी की इस तरह की इक्वेशंस होंगी, पर अपनी अपनी डिफरेंट इक्वेशंस होंगी। कुछ मल्टीप्लाई डिफरेंट हो रहा है, वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, लेफ्ट राइट आगे पीछे। ठीक है, शिप का एक अपना होगा। यहाँ पे मैंने अगर खोला हुआ है शिप, अच्छा ये ब्रेन ट्यूमर का एक पेपर है, इसके अंदर भी मैं छोटा सा दिखा दूं कि ब्रेन ट्यूमर ये रहा, वहां पे x1 x2 x3 थे, यहाँ वेरिएबल चेंज है z1 z2 z3। ठीक है, ये वही सिंगल डॉट्स में है सारे, कुछ वेरिएबल्स हैं कुछ इटसेल्फ चीजें हैं। ये है क्वाडकॉप्टर के ऊपर। ठीक है, क्वाडकॉप्टर की भी जो इक्वेशंस हैं ये रहे, ये देखिए उसी तरह की x1 x2, क्वाडकॉप्टर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसमें इक्वेशन ज्यादा आ गई, लेकिन है उसी तरह की। जिस तरह के मैगलेब में 3 थी, इसके अंदर 12 होती। ठीक है, इसी तरह से बाइकॉप्टर है, बाइकॉप्टर की अगर हम देखें तो ये बाइकॉप्टर की इनिशियली ये डिफरेंशियल इक्वेशंस निकली थी डबल डॉट वाली। ठीक है, और उसको हमने नीचे ये देख, उसकी भी एक अपनी इक्वेशन x1 x2 x3। ठीक है, इसकी भी और है नीचे, इसकी भी ज्यादा आ जाती है, किसी की इक्वेशंस कम होंगी ज्यादा होंगी, लेकिन ओवरऑल थीम एक होगा कि देयर विल बी सम इक्वेशंस दैट वुड रिप्रेजेंट दिस एक्चुअल सिस्टम। ठीक है, वो इक्वेशंस होंगी वो एक्चुअल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगी। एक दफा आपके पास सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल आ गया, उसके बाद अगेन यहाँ पे भी देखें ये भी लगा हुआ कि पहला स्टेप यहाँ क्या है, एरर ले लें, एरर ले लें, उसके बाद हमने यहाँ पर कोई स्लाइडिंग सरफेस वगैरह डिफाइन कर दी इस तरह की ये चीज। और वहां पे भी देखें हमने शुरू में क्या लिया था, ये सिस्टम के एरर लिए, एक स्लाइडिंग सरफेस डिफाइन की एंड सो ऑन। तो स्टेप्स आर सेम, इक्वेशन मैथमेटिकल मॉडल डिफरेंट होगा तो आपका इंडिविजुअल लेवल पे डिटेल भी डिफरेंट। ओके जी, उसके बाद ये एक अगली टेक्निक थी, उसके बारे में बता दिया कि उसको हमने कैसे डिजाइन किया है। ठीक है, एक और अगली टेक्निक थी उसके बारे में बता दिया उसको कैसे डिजाइन किया। फिर आ जाते हैं हमारे पास, बता दिया कि क्या चीज कैसे डिजाइन की है, उसके बाद फिर हमने बस अपने पे मैटलैब पे इधर उधर जाके इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो उठा के अब हम पेपर की तरफ वापस ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं बताना कि हमने कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट किया,
कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना, उसकी कोई डिटेल नहीं। यहाँ पर आपने सिर्फ बताना है क्या किया, कैसे किया, रिजल्ट्स क्या है, क्यों किया, क्या किया, कैसे किया। कैसे किया बता चुके हैं हम, कंट्रोलर ऐसे किया, डिजाइन ऐसे किया, ये किया, वो किया। अब आगे हमारे पास सिमुलेशन के रिजल्ट्स। ठीक है जी, उसमें हमने थोड़े से डिटेल्स बता दी कि हमने ये वैल्यूज रखी थी, हमारा इंडक्टर की ये वैल्यू थी, रेजिस्टेंस इतनी थी, बॉल का वजन इतना था। कि डिटेल्स और पैरामीटर्स पहले तो बिल्कुल जेनेरिक था ना, कि रेजिस्टेंस होगी कोई बता दिया, ये रेजिस्टेंस रखी, ये वैल्यूज निकली हमारी, तो हमने ऐसे ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं। तो पहला रिजल्ट ये आया कि आना ये चाहिए था, ठीक है, और आ ये रहा है। ये जो ब्लू लाइन है पीछे ना, ये आनी चाहिए थी, ये थोड़ा सा ऊपर खराब होकर आया है, ओवरशूट। ये देखेंगे जूम इन वर्जन, ये ब्लू लाइन आनी चाहिए थी, तो ये ग्रीन लाइन सबसे ज्यादा खराब आया, पिंक भी खराब आया, रेड सबसे अच्छा है। देखे ना, इंस्टेंटली सबसे पहले वहां पर जल्दी ट्रैक करके पहुंच गए। तो हमने यहाँ पर रेड को देखा कि रेड कौन सी है जी, रेड है सुपर ट्विस्टिंग स्लाइडिंग मोड। बैक स्टेपिंग स्लाइडिंग मोड भी लगाया, इंटीग्रल बैक स्टेपिंग स्लाइडिंग मोड भी लगाया, लेकिन ये जो सुपर ट्विस्टिंग है ना, सुपर ट्विस्टिंग का रिजल्ट सबसे अच्छा है। ठीक है, ये ग्राफ से बता दिया थोड़ा सा, लेकिन ग्राफ से आंखों से देख के बताना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। तो हमने ना साथ में कुछ ये भी देखते जाएंगे साथ में, कि बताते जाएंगे कि इसका राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ये मैटलैब की एक सिंगल कमांड से निकल आते हैं। ये भी आप लीनियर कंट्रोल सिस्टम के 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे ना, तो ये यहाँ ये पेपर लिख लिया आपका, वो मेजर हिस्सा तो उसका वैसे ही उस कोर्स का वैसे ही कवर हो जाएगा, कि पहले से आपको चीजें आती होंगी। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता तो वो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। ओके, उसके बाद फिर वही हमने रिजल्ट्स बताते हैं, ये इनपुट दी, वो फलां चीज को ये रिजल्ट दिया, इसको ऐसे किया, एयर गैप ये निकल रहा है, फ्लक्स ये निकल रहा है, ये देखें फ्लक्स लिखा हुआ है, एयर गैप का ये रिजल्ट्स आए हैं, वो ऊपर वाला क्या था, मोमेंटम ऑफ द बॉल का ये रिजल्ट आया है। डिफरेंट ग्राफ्स आते जाएंगे, कौन सा ग्राफ कैसे डालना है, ये सारे वो पैरामीटर्स हैं, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, ये वो, उनकी वैल्यूज डाली, ये भी मैटलैब से ये सारी चीजें, रिजल्ट्स का जितना भी पढ़ा ना सारा मैटलैब से कंप्यूट हो जाए ना, उधर वाली चीजें फिर हमने इधर मेंशन करनी है, और वो मेंशन कैसे करनी है वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर ये रिजल्ट्स आते हैं, इस तरह की डिटेल्स हमने डाल दी, और उसके बाद फिर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रोल, वो जो रिजल्ट्स आए हैं जिस तरह से भी देखा, रेड लाइन अच्छी थी, ग्रीन अच्छी नहीं थी, तो उसके बारे में 2-4 कमेंट्स लिखने पे कि क्या कैसे था। ठीक है, ये बता दिया कि इसका राइज टाइम कम था, इसका ज्यादा था, तो इसलिए ये अच्छा निकला, वो बुरा निकला कंपैरेटिवली। और फिर एंड पे हमारा कंक्लूजन आपका बस यही 10-12-15 लाइनों का, 2 या 3 पैराग्राफ्स। बहुत ज्यादा काम किया तो ठीक है 3-4 पैराग्राफ कर लें, लेकिन एक बड़ा कंसाइज सा, कि इसके अंदर आपने एब्स्ट्रैक्ट में हमने बिल्कुल इंट्रोडक्टरी समरी थी। कंक्लूजन थोड़ी सी कंपैरेटिवली एब्स्ट्रैक्ट के ज्यादा डिटेल्ड होती है, जिसके अंदर आप बताते हो कि क्या काम था, और आपने क्या क्या टेक्निक्स लगाई, और उसमें से किसका क्या रिजल्ट निकला। रिजल्ट थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, और उस रिजल्ट की बेसिस पे हम कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि वो जो रेड लाइन वाला सुपर टेस्टिंग एसएमसी था, वो एक फला फला काम के लिए अंडर दिस कंडीशन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, ताकि अगर आपके आउट ऑफ डोमेन का कोई बंदा है, या चलो डोमेन का भी बंदा है, उसने पूरा पेपर पढ़ लिया, पेपर पढ़ के अब याद तो रहने नहीं वाला, वो आपका कंक्लूजन पढ़ के एटलीस्ट उसका क्रक्स निकाल सके, कि ठीक है इसने प्रूफ सारा ऊपर दिया हुआ है कि इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा, लेकिन कंक्लूजन ये है कि सुपर ट्विस्टिंग एसएमसी सबसे अच्छा है। तो वो आपने एक समराइज्ड फाइनल फॉर्म कंक्लूजन के अंदर बता देंगे। तो दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आपके ये रेफरेंसेस होते हैं, ये भी हम स्ट्रक्चर बताते रहेंगे। रेफरेंसेस वो जो शुरू में आपने बताया था ना किस ऑथर ने क्या किया, वो ऑथर्स की डिटेल्स पर साथ यहाँ डाल देते हैं, ये चलता रहेगा। तो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ रिसर्च पेपर इज रिटन, उसका मेन फॉर्मेट क्या होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि किस तरह का फर्क है हार्डवेयर में जो प्रोजेक्ट्स हम करते हैं सेमेस्टर में, और ये ठीक है, ये मेथड ही हो रहा है, ये तरीकेकार ही हो रहा है, सोचने का अंदाज ही हो रहा है। ये क्वालिटी चीज है, क्योंकि यहां पर आप थ्योरेटिकली मैथमेटिकली एक चीज को बताते हो कि दिस इज डूएबल विदाउट डूइंग इट। इसी का सेकंड पार्ट होता है कि फिर ये जो सारा कर लिया इसको उठा के अब एक हार्डवेयर की चीज बनाए, और यही मैथ्स की इक्वेशंस को कोड के अंदर लिख के, कोड के अंदर भी मैथ्स की यही इक्वेशंस लिखनी होती हैं, लिख के तो उनको दें और चेक करें कि फिजिकली क्या रिजल्ट्स आते हैं। फिर एक और इसका नेक्स्ट जर्नल का भी एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जर्नल होता है, जिसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, ट्रांजैक्शन पेपर। ठीक है, IEEE की ट्रांजैक्शंस भी होती है, जर्नल्स भी होते हैं, और भी ट्रांजैक्शन। फिर वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ जर्नल जहां पर ना होने के बराबर किसी की पब्लिकेशन होती है, फिर वहां पे भेज के तो ट्राई किया जाता है कि हाँ ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज सिमुलेशन, सेकंड पार्ट जो सिमुलेशन को रियल लाइफ में प्रूव करो कि इट वाज ऑल गुड। थ्योरेटिकली तो ठीक है, एवरीथिंग वाज ग्रेट, लेकिन उसको फिजिकली लगाएं, फिजिकली और मसले आते हैं, उसको कंसीडर करें, और जो थ्योरी में आपने कहा है उसको प्रैक्टिकली अगर आपका हो गया, उस प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को थ्योरी के साथ मिला के इस रिजल्ट सेक्शन में डालें,
और हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पेपर को जाकर आप पब्लिश करें। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे। सिमुलेशन इज ऑल्सो गुड इनफ, ये पब्लिश्ड है, सारा सिमुलेशन बेस्ड है, अच्छी जगह पब्लिश्ड है। ठीक है, वो फिर एक प्रॉपर हाई क्लास होती है, वो आप सेकंड थर्ड पेपर में ट्राई कर सकते हो, अपने मास्टर्स में ट्राई कर सकते हो कि सिमुलेशन, या आपने अगर नॉर्मल चलना है तो आपकी सारी जिंदगी भी सिमुलेशन पे चल सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि फ्यूचर में कभी ना कभी जाके हार्डवेयर में जाना चाहिए इंसान को लास्ट में। तो इसको हार्डवेयर में लेके जाना इज समथिंग हार्डवेयर, जो हम लोग करते हैं ना इंजीनियरिंग की डोमेन में, कि यूट्यूब से देख के चीजें जो वर्ल्डिंग सेमेस्टर प्रोजेक्ट में आ लिया, वो और ये जमीन आसमान का फर्क है। उन चीजों के ऊपर पेपर नहीं लिखा जाता, वो अपने स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कि वो चीजें आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट और ये चीजें बनाई हुई है ना, तो फिर जब इसको इंप्लीमेंट करने लगोगे ना, तो फिर आपको पता होगा कि अच्छा ठीक है, मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन देनी है, उसका करंट कम ज्यादा करना, करंट कम ज्यादा करने के लिए मुझे एक वो मॉड्यूल चाहिए, उस मॉड्यूल को चलाना कैसे, ठीक है मैं आर्डिनो पकड़ूंगा, मैं उस मॉड्यूल के साथ वो पीडब्ल्यूएम उसको दे दूंगा, उससे वोल्टेज कम ज्यादा होगी, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो डिटेल्स मुझे पता होंगी। अदरवाइज मैं इसको कभी भी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकता जब तक मुझे हार्डवेयर की बेसिक्स ही नहीं पता होंगी। तो इसी वजह से वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट वो सारी चीजें वो लाजमन आपको दी भी जाती हैं और कभी रोका भी नहीं जाता कि ये नहीं करना, वो करना जरूरी है ताकि आपको पता हो। डायरेक्ट एक इतना हाईएस्ट लेवल का जंप नहीं लिया जा सकता ना, स्टेप बाय स्टेप। वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स आपके सारे स्टेप्स हैं, वो जरूरी स्टेप्स हैं, वो लाजमन होने चाहिए ताकि बेसिक्स तो पता हो। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर एंड दिस इज हाउ यू राइट थिंग्स। अब ये देखिए आप, ये पेपर था, इसमें उसने लगाया सुपर ट्विस्टिंग एंड इंटीग्रल बैकस्टेपिंग स्लाइडिंग मोड, राइट। एक सुपर ट्विस्टिंग लगा दिया उसने और एक इंटीग्रल बैकस्टेपिंग स्लाइडिंग मोड। ये एक और पेपर है, इसमें उसने लगाया इंटीग्रल बैकस्टेपिंग एंड सिनर्जेटिक कंट्रोल, है वही मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम, ये भी पब्लिश हो गया, नोवेल्टी आ गई। ठीक है, इसमें भी देखें वही एब्स्ट्रैक्ट है, उसी तरह के यही, इसकी डायग्राम शायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं आपको इसका मॉडल दिखाता हूं। तो ये देखें, वहां पर x1 x2 x3 था, यहाँ प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए y1 y2 y3, ठीक है, ताकि सेम ना हो उसके, लेकिन है तो चीज सेम, वही सिस्टम है। और उसी तरह से इसने भी कोई कंट्रोल डिजाइन की मेथोडोलॉजी पकड़ी है, उसके ऊपर ये लगाए, वही एरर शेरर डिफाइन करके वही मामला की हैं, उसी तरह की टेक्निक्स लगाकर, वो जिस तरह से उसने पैरामीटर्स दिए थे, इसने पैरामीटर्स भी एग्जैक्ट वही लिए, वही चीजें यहाँ पे बताई हैं। उसके बाद इसने सिमुलेशन रिजल्ट्स में, ठीक है, इसमें भी उसने उसी तरह के ग्राफ्स डाले हैं, वही ग्राफ्स डाल डूल के, वही राइज टाइम सेटिंग टाइम वगैरह चीजें डिटेल बताई हैं, करते करते पेपर पब्लिश हो गया। इसी तरह के 10,000 और भी होंगे, उन 10,000 में आपका एक और एडिशन हो जाएगी। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है, यही चीज है जिस पर लास्ट प्रीवियसली लोगों ने बहुत काम किया है। आपका काम उनसे हटके होना चाहिए, किसी का रेप्लिकेट ना हो। अब आप सुपर ट्विस्टिंग एसएमसी नहीं लगाओगे, नहीं लगा सकते, इसका टाइटल क्या है, आप इंटीग्रल बैकस्टेपिंग भी नहीं लगा सकते, आप सिनर्जेटिक कंट्रोल भी नहीं लगाओगे। ठीक है, आप सुपर ट्विस्टिंग एसएमसी भी नहीं लगाओगे मैगलेफ में, आप इंटीग्रल बैकस्टेपिंग एसएमसी भी नहीं लगाओगे, क्योंकि ये लग चुका है, ये हो चुका है। हाँ, यस। अब ये देखें कि ये ना बड़े करीब जाकर पब्लिश हुए हैं, ये दिसंबर 13 में और फरवरी 2020 में, राइट। तो ये बड़े ना समझे सेम टाइम पे गए हुए थे, तो उस टाइम अभी इंटरनेट पे आते ना, लग जाते हैं 2-3 महीने, तो उस टाइम पर अब ये दोनों वैसे भी दोस्त ही थे जो उन्होंने इकट्ठे बैठ के लिखा था, तो उस टाइम पे अभी इंटरनेट पे आया नहीं हुआ था कि कोई इतराज करता कि ये इंटीग्रल बैकस्टेपिंग तो उसने लगा दी ना, आपने क्यों दोबारा लगाया। तो वो सेम टाइम पे दो सेम चीजें भेज रहे हैं ना, तो जब इंटरनेट पे आएंगी तभी होगा इन दोनों का सेम है, लेकिन जब तक वो इंटरनेट पे नहीं आ रही किसी को तो नहीं पता ना सेम है, वो दोनों अपनी अपनी जगहों पे पड़े हुए थे, जब पब्लिश होंगे तो फिर ही पता लगेगा। तो लेकिन एटलीस्ट इसका सिनर्जेटिक कंट्रोल है साथ में, ठीक है, तो इसके एक एक्स्ट्रा नोवेल्टी ये है। ठीक है, तो इसने सुपर ट्विस्टिंग और इंटीग्रल बैकस्टेपिंग, तो इंटीग्रल बैकस्टेपिंग एसएमसी इन दोनों ने सेम ही लगाया। ठीक है, अच्छा बल्कि नहीं, ये देखें ना, इसने लगाया है इंटीग्रल बैकस्टेपिंग सिर्फ, बैकस्टेपिंग इज समथिंग एल्स, उसने कहा था इंटीग्रल बैकस्टेपिंग एसएमसी स्लाइडिंग मोड कंट्रोल, वो टेक्निक डिफरेंट थी, तो ये टेक्निक भी डिफरेंट है, सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन यू शुड हैव एज मैनी यूनिक टेक्निक्स एज पॉसिबल। ठीक है, एक आदि हम लिटरेचर से उठाते होते हैं, लेकिन वो टाइटल शाइटल में और मेन एब्स्ट्रैक्ट में नहीं डालते, पुरानी टेक्निक लगाते हैं अपने पेपर में कंपैरिजन के लिए। ठीक है, कि वो फलां बंदे ने इंटीग्रल एसएमसी लगाया था, मैंने भी इंटीग्रल एसएमसी लगाया, लेकिन कंपैरिजन के लिए। असल मेरी है इंपल्सिव एसएमसी, असल मेरी है टर्मिनल एसएमसी,
मेरी असल टेक्निक फलां है। वो जो असल टेक्निक है वो टाइटल में भी जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट में भी लिखे होंगे। जो पुरानी कोई टेक्निक रेप्लिकेट कर रहे हो वो रिजल्ट सेक्शन में गुड इनफ है बताना उसके बारे में, ठीक है। तो इसी तरह से फिर बाकी सारे पेपर्स का ना स्ट्रक्चर काइंड ऑफ लाइक इसी तरह का होता है। रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है, मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे करनी है, वो हर पेपर का हर टॉपिक टू टॉपिक डिफर करता है, वो एक ही तरह का होता है, ठीक है। तो बताएं अभी तक किसी के जहन में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो बताएं। वो इस तरह से करते हैं, प्रोसेस इस तरह से होता है हमारा। हमने पेपर पूरा लिख लिया, पेपर पूरा लिखने के बाद आई सबमिट इट टू अ गुड जर्नल, ठीक है। सबमिशन होगी, ऑनलाइन पोर्टल होगा, वहां पे जाके सबमिट कर दिया। वहां पर ना उस जर्नल का एक मेन समझ लें एडिटर हेड बैठा हुआ है, वो उसको देखेगा, वो कहेगा सबसे पहले उस डोमेन का बेशक नहीं होगा, जिस डोमेन में पेपर लिखा है ना उस डोमेन का प्रोबेबली वो हेड नहीं होगा। वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा इस पेपर में कोई काम की चीज है या नहीं। अगर वो कहेगा कि यार मेरे लिहाज से इस पेपर में कोई काम की चीज नहीं है, जो कि उसकी जजमेंट बिल्कुल गलत भी हो सकती है, तो वो इंस्टेंटली कहेगा सॉरी, रिजेक्ट, कहीं और ट्राई करो, फिर किसी और जर्नल में भेज देंगे, ठीक है। वहां पे भी यही प्रोसेस चलता रहेगा। जो एक बंदा होगा वो कहेगा कि हाँ यार ये ठीक है, वो क्या करेगा कि ये ठीक है, अपनी टीम को दे देगा ये पेपर कि इसको रिव्यू करवाया जाए। फिर वो जो टीम है ना, वो उस फील्ड का वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ती, टाइटल पढ़ती, कीवर्ड से ना उस फील्ड के लोग जो है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड उनसे कांटेक्ट करती है ईमेल के जरिए कि आपने मैग्नेटिक लेविटेशन का आपका 20 साल का हमने देखा है, बहुत पेपर्स हैं आपके, आपका बहुत ज्यादा काम हुआ है, हमारे पास एक पेपर आया है, आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हम चाहते हैं कि आप इसको रिव्यू करें, तो यू एग्री? अगर वो एग्री नहीं करता ठीक है नेक्स्ट बंदा, अगर वो एग्री कर जाता ठीक है इसको दे दिया एक रिव्यूअर। इसी तरह का दूसरा भी पकड़ा, तीसरा भी पकड़ा, पांच पांच छह छह रिव्यूअर्स भी होते हैं, दो या तीन तो एटलीस्ट होते ही होते हैं कम अज कम। अब वो जो फील्ड के एक्सपर्ट्स है ना उनके पास चला गया। अब मेरे पास किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे पास आता है ना क्वाडकॉप्टर का पेपर, मुझे तो उसकी इक्वेशंस देख के एक सेकंड में पता चल जाएगा उसने क्या किया तो क्या नहीं किया, क्योंकि मैंने तो गुजारी लाइफ उसके ऊपर है, ठीक है। मेरे पास पेपर आता है कोरोना वायरस की एंटीवायरस बनाने का, ठीक है, उसका मुझे क्या पता। तो जो फील्ड का बंदा है ना उसको फौरन इंस्टेंटली पता चल जाता है आपने काम किया है कि एमयू काम टेक्स्ट ही लिखा हुआ है। फिर वो कमेंट्स देता है आपको, वो कहता है कि इस पेपर में आपने वो कंप्यूटेशन कॉस्ट क्यों नहीं डाली, इस पेपर में आपने वो सेटलिंग टाइम इतना डाला है, पिछले पेपर की जो टेक्निक है उसका सेटलिंग टाइम 0.02 था, आपका 0.15 है, इज इट गुड इनफ, उसके लिए आपकी कंट्रोल एफर्ट इतनी बढ़ गई, उसके ये हो गया वो हो गया। वो फिर आपको पूरे टेक्निकल समझ लें आपका वो लिख के वाइवा लेता है। अगर आपका काम गुड इनफ हो तो कहता है हाँ यार काम तो अच्छा किया है, इसके अंदर ये थोड़ी बहुत कीड़े तो लाजमन होते हैं, ठीक है, वो समझ लें वो यूनिवर्सल चीज है, आप किसी को भी जाके दिखाओ अपनी चीज, आगे से उसने लाजमन बताना होता है कि देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑलवेज। तो वो रिवीजन आती हैं, उसको हम कहते हैं कि अच्छा हाँ रिव्यूअर वन ने देखो इतना सख्त बातें की हैं, उसने कहा पेपर में लिखा ही गया है, तुमने भेजा है, शर्म नहीं है भेजते हुए, इस तरह की चीज, इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। और इस तरह की भी हो सकती है कि बहुत अच्छा पेपर लिखा है, गुड यार यहाँ इसमें फलां फलां बस इतनी कुछ चीज आप इंप्रूव कर लें तो इट इज गुड इनफ। अब वो रिव्यूअर्स होते हैं जो वापसी पे अपना डिसीजन भी भेजते हैं, वो कहते हैं यार नहीं पेपर बहुत फजूल है, रिजेक्ट कर दो। रिव्यू 2 कहेगा पेपर बहुत अच्छा एक्सेप्ट कर दो, रिव्यू 3 कहेगा पेपर बहुत अच्छा एक्सेप्ट कर दो, तीन में से दो ने कहा बहुत अच्छा है, एक ने कहा रिजेक्ट। अब वो जो एडिटर था शुरू में जिसने सबको भेजा था, अब वो कहेगा अच्छा दो एक्सेप्ट कह रहे हैं एक रिजेक्ट कर रहा है, अब जो उसकी मेंटेलिटी होगी उसके हिसाब से फाइनल डिसीजन दे देगा कि ठीक है एक्सेप्ट, या कह देगा नहीं बस रिजेक्ट। एक ने भी रिजेक्ट क्यों कहा, एक को भी नहीं कहना चाहिए था, क्वालिटी शुड बी मेंटेन, डिपेंड करता है कि कहां भेजा आपने, ठीक है। तो इट्स अ हेक्टिक प्रोसेस जिसमें लाजमन क्वालिटी मेंटेन होती है, बिला वजह मतलब आसान नहीं है पेपर पब्लिश करना, इसलिए तो इसकी वर्थ होती है ना, फिर ये इस प्रोसेस से गुजरता है ना, इतने ही टुडे का आगे पहुंचता है तो अल्टीमेटली जब चीज पब्लिश होती है वो एक प्रूव होता है कि ये वाकई बहुत अच्छी चीज है। दैट इज वाई इसकी वर्थ थ्रू आउट यूनिवर्सली हर कंट्री में मानी जाती है कि अगर आपका जर्नल पेपर है, और हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पेपर था, क्योंकि जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पेपर होगा ना उसके जो रिव्यूज भी होंगे ना वो हाईएस्ट क्वालिटी के लोगों को कॉन्टेक्ट करेंगे, अदरवाइज कोई लो कैटेगरी में मे बी किसी स्टूडेंट को कॉन्टेक्ट कर लेंगे, भाई बस ठीक है ना आप रिव्यू कर दो, ऐसे भी होता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और बताएं कोई क्वेश्चन किसी के जहन में आता हो? We'll choose a technique. Changing parameters
इज जस्ट आप कहें कि मैंने मेरा मैग्नेटिक लेविटेशन का सिस्टम था, उसमें मैंने बॉल छोटी की जगह बॉल बड़ी कर दी, चेंजिंग पैरामीटर्स समथिंग लाइक दैट। तो विल चूज नोवल टेक्निक्स जो पहले कभी उस सिस्टम पे नहीं लगी हुई, उस तरह की टेक्निक्स, वो आपको मैं बताऊंगा। वो भी है सारे, नेक्स्ट लेक्चर में वो बताएंगे, वो ऐसा आपको डिटेल में बताता है सारी चीजें। और बताएं कोई सवाल? अब इस वजह से देखें, मेरी डोमेन ही है कंट्रोल की, ठीक है। अब इतने सालों से मैं इसी चीज पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे काफी ज्यादा टेक्निक्स का पता है। जिस तरह का टॉपिक होगा उसके ऊपर हम सर्च करेंगे इंटरनेट पर जाकर के, अच्छा ये मैग्नेटिक लाइटेशन का टॉपिक था फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर मेरे जहन में एक टेक्निक है यार, वो एक न्यू इम्पल्सिव सुपर ट्विस्टिंग एसएमसी मैंने रिसेंटली बनाया है। वो तो अभी मैंने रिसेंटली वैसे इंट्रोड्यूस कराया, तो वो तो कभी लगा ही नहीं होगा कहीं पे। जस्ट टू वेरीफाई मैं नेट पे जाके सर्च करूंगा इम्पल्सिव एसएमसी या मैग्नेटिक लेविटेशन के साथ आ रहा है नहीं आ रहा है, ग्रेट, दैट्स माय टेक्निक। तो वो हम वेरीफाई करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो टेक्निक हम यूज करने जा रहे हैं इंटरनेट में सही रज के हर तरह से सर्च करते हैं, किसी ने की तो नहीं हुई यूज, फिर हम कहते हैं कि ठीक है, लेट्स लेट्स गो अहेड विद दैट। नहीं तो आप आई मीन मतलब बगैर लिटरेचर किए, बगैर इंटरनेट पर सर्च किए आप यूज कर लो, और वो किसी ने की हुई तो आपकी सारी मेहनत आया, बिकॉज यू हैव जस्ट रीडन समथिंग। जितनी मर्जी एफर्ट लगाई हो आपने, जितना मर्जी डिटेल्ड आपने लिखा हो, पूरी मैथ से ही पेपर बात दिया हो, लेकिन अगर वो चीज काम किया है, वो टेक्निक लगाई जो पहले लगी हुई है, इट्स अ रिजेक्ट, यू हैव डन नथिंग न्यू। पेपर इज डूइंग समथिंग न्यू, इस पे वेर नॉलेज होता है। रेप्लिकेटिंग इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जितनी मर्जी एफर्ट लगे उसमें, इट्स नॉट कंसिडर्ड समथिंग न्यू। Yes, it can still be published and we try कि it should be better, ठीक है। अगर वो तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा, तो वी ट्राई कि हम अपनी टेक्निक के अंदर मजीद कोई इन्हांसमेंट लें, एक्स्ट्रा चीज ऐड करें, या टेक्निक कोई अच्छी कर लें, क्योंकि जितना पॉजिटिव ज्यादा आएगा उतना उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी पब्लिश होने की, ज्यादा अच्छी जगह पब्लिश होगा। अली आपका कोई ऑनलाइन सवाल है तो बताएं। चलें, ग्रेट, ठीक है। आप बताएं और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ब्रेन ट्यूमर, अच्छा कीमोथेरेपी ऑफ ब्रेन ट्यूमर के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। ये एक टेक्निक का नाम है, वेरिएबल स्ट्रक्चर बेस्ड कंट्रोल फॉर दी, ये सिस्टम, ये वो मैग्नेटिक लेविटेशन था, ये है कीमोथेरेपी ऑफ ब्रेन ट्यूमर। वही एब्स्ट्रैक्ट डाला सबसे पहले, फिर इंडेक्स टर्म्स आ गए, इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ये फलां फलां चीज पे क्या क्या कैसे कैसे काम हुआ है, ये सिस्टम की थोड़ी सी डिटेल बता दी, ये सारे वो ये जो ऑथर्स हैं कि उसने ये काम किया, उसने वो काम किया, ऐसे किया वैसे किया, ये उसका मैथमेटिकल मॉडल आ गया। मैथमेटिकल मॉडल के अंदर जाते जाते हम देखें, ठीक है, उसके बाद ये कंट्रोलर डिजाइन आ गया, वही एरर शेरर डिफाइन किए, वो टेक्निक्स लगाई, करते करते सारा हमने ये एक और टेक्निक डिफाइन कर दी, इंटीग्रल एसएमसी करते करते ये सारी आ रही है, वही कंट्रोलर डिजाइन आ रही है, इसने 4 5 6 कंट्रोलर लगा दी, काफी अच्छा। उसके बाद ये भी इसने एक लगा दिया, लीनियर कंट्रोलर लगा दिया, फिर वही सिमुलेशन रिजल्ट्स, वहां पर रेजिस्टेंस कॉइल वगैरह थी, यहाँ पर इसके अपने पैरामीटर्स हैं, उनकी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आई। अच्छा, अब यहाँ पर ये इसके रिजल्ट्स हैं। इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि हमारे पास 4 इक्वेशंस थी, ठीक है, उन इक्वेशंस पे हम थोड़ा सा वापस चले जाते हैं, लेट्स से 4 इक्वेशंस थी, अच्छा, तो 4 इक्वेशंस थी हमारी ये वाली, इनमें से ना पहली इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि एक ह्यूमन बीइंग था, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, ठीक है। उसके अंदर अब एक है उसके अपने हेल्दी सेल्स जो कि एक बॉडी के अंदर नॉर्मल होते हैं, एक है उसके इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है, वो जो ब्रेन ट्यूमर जिसकी वजह से हुआ है, वायरस जो आया है, जो भी चीज है आपकी। और ये जो Z1 है ये रिप्रेजेंट करेगी कि उसके हेल्दी सेल्स अगर आपने कैलकुलेट करने हैं, तो इस इक्वेशन को कंप्यूट करो, आप कैलकुलेट कर लोगे।
जो Z2 है ये रिप्रेजेंट करती है कि उसके अंदर जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको अगर आपने कैलकुलेट करना है कि उसके अंदर कितनी इन्फेक्शन है, तो ये इक्वेशन को कंप्यूट करो, सॉल्व करो, वो पता चल जाएगा। तीसरा है कि उसके अंदर इम्यूनिटी सेल्स जो होते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट ह्यूमंस के अंदर होते हैं, जो सारी चीजों को ठीक करते हैं, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट उसको कुछ ना कुछ तो कैटर कर रहे होंगे ना उस ब्रेन ट्यूमर को, तभी तो बंदा थोड़ा बहुत जिंदा है। लेकिन वो इन्फेक्शन का रेट ज्यादा होता है, इम्यूनिटी का कम होता है, तो ओवरऑल बंदा फिर मतलब हो जाता है खराब। और ये चौथी चीज है, ये है कि वो हमने अब उसकी हम थेरेपी कर रहे हैं, उसको कीमोथेरेपी दे रहे हैं, ड्रग डोसेज, ठीक है। ओवरऑल प्रॉब्लम ये थी, एक बंदा था जिसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब उसको इलाज क्या है, उसको कीमो दे, कीमोथेरेपी दें तो बंदे का इलाज हो जाएगा। अब बात यह है कितनी कीमोथेरेपी देनी है और कितनी देर के लिए। जब भी दुनिया में किसी भी पॉइंट पर ये वाला क्वेश्चन आता है ना, कितनी देर के लिए, कितना, मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन, वहां पे कंट्रोल टेक्निक लग जाती है, ठीक है। जहां मर्जी हो आप, क्या मैंने शिप का विंग एलिवेटर हिलाना था, लेफ्ट रोटेट करने से वो राइट चली जाती है, राइट रोटेट करने से लेफ्ट चली जाती है, तो मैंने लेफ्ट रोटेट, ये मैग्नीट्यूड है, कितना रोटेट करना है कितनी देर के लिए, सारी जिंदगी लेफ्ट तो नहीं रखना। ड्रोन है, आप कहें कि मैं इसका आरपीएम बढ़ाता हूं, आरपीएम बढ़ाने से थ्रस्ट ज्यादा मिलता है, हवा ज्यादा नीचे आती, न्यूटन थर्ड लॉ से पुश ज्यादा मिलता है, ये ऊपर चला जाता है। तो ऊपर लेके जाना है, कितना ऊपर लेके जाना है, कितनी देर के लिए थ्रस्ट बढ़ाना है, आरपीएम कितना बढ़ाना है कितनी देर के लिए। करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है, करंट कितना बढ़ाना है या कितना कम करना है और कितनी देर के लिए। जहां पर भी आपके ये दो क्वेश्चन आते हैं ना, कोई चीज करनी है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए और ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, वहां पे आपकी कंट्रोल टेक्निक लग जाती है, वहां पर सारा कंट्रोल इंजीनियरिंग, सारे कंट्रोल डिसीजन वहां पे लग जाते हैं, ठीक है, उस चीज को फाइंड आउट करने में। अब उसको देनी थी हमने कीमोथेरेपी, वो जो कीमोथेरेपी देनी है वो कितनी देर के लिए देनी है, कितनी देर के लिए देनी है और कितनी देनी है, ये जो डिसीजन था ना, इसके ऊपर हमने अपनी टेक्निक्स लगा। और फिर हमने देखा कि हमने कहा कि ठीक है यार, ये जो चौथी है ना, इसको हम इतनी डोजेज देते हैं, डोजेज देने के बाद देखा हमने कि इम्यूनिटी सेल्स कितने आगे पीछे हुए चेंज, इन्फेक्टेड सेल्स कितने आगे पीछे चेंज हुए, हेल्दी सेल्स कितने हुए अब, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन हमने कहा कि आवर टेक्निक वाज वेरी गुड, कि देखें अल्टीमेटली देखें आप हेल्दी सेल्स सस्टेन कर गए हैं, थोड़े बहुत कम हुए लेकिन सस्टेन कर गए हैं अच्छे, और इन्फेक्टेड सेल्स जीरो की तरफ चले गए हैं, और इम्यूनिटी सेल्स भी सस्टेन कर गए हैं, तो पेशेंट रिकवर कर गया। तो हमारी जो टेक्निक ने डिसीजंस दिए हैं, कीमोथेरेपी की जो ड्रग डोजेज है वो इतनी हो इतनी देर के लिए, दैट वाज अ ग्रेट डिसीजन। तो इसके ऊपर नोवेल्टी निकला, इस पर पब्लिश हो गया, ठीक है। तो ये कंट्रोल का ये तो फायदा है, क्योंकि ये जो बात है ना कि मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन, ये बहुत मल्टी डायमेंशनल है, ये हर डोमेन में आता है। आप कहें कि अच्छा जी मैंने पावर सिस्टम का ग्रिड डिजाइन किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन किया है, वो हर टाइप ऑफ सिस्टम के अंदर ये सवाल लाजमन आता है। इसलिए रियल लाइफ जितने भी सिस्टम है ना, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं थ्योरेटिकली, उनमें उनकी बैकबोन होती है कंट्रोल, लाजमन, कंट्रोल के बगैर वो कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती फिजिकली। तो दैट इज वाई अगर कंट्रोल डोमेन को परस्यू किया जाए तो आपका जिस डोमेन में दिल करता है आप उसको उस डोमेन में शिफ्ट कर सकते हो। अब देखें कहाँ ये ब्रेन ट्यूमर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कहाँ मैग्नेटिक लेविटेशन, कहाँ ड्रोन्स, कहाँ शिप, कहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, कहाँ पावर ग्रिड सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी, कितनी दूर दूर की डोमेन्स हैं। बट इफ समथिंग इज फिजिकल के हार्डवेयर में एग्जिस्ट कर रही है, कंट्रोल लाजमन लगा होगा वहां पर। वही टेक्निक्स लगी यहां पे भी आप देखें ना कि इसने ये देखें वही एरर्स, उसी तरह के एरर्स डिफाइन किए हैं, स्लाइडिंग सरफेस, वही डॉट शॉट लेकर, जो चीजें आप एक दफा टेक्निक पढ़ोगे ना, ये लाइफ स्टेबिलिटी वगैरह, ये सारा टेक्निक्स वही है सारी, जो चीज वहां लगाई थी ना। अब देखो वहां पर हमने एक नया वेरिएंट डिफाइन किया, हमने कहा इंपल्सिव एसएमसी मैग्नेटिक लेविटेशन पे कभी नहीं लगा। आपने इंपल्सिव एसएमसी सीख लिया, आपने मैग्नेट पे लगाया, पेपर पब्लिश हो गया, ग्रेट। आपने वही इंपल्सिव एसएमसी पकड़ा ब्रेन ट्यूमर पे लगाया, क्योंकि वो इंपल्सिव एसएमसी मैग्नेट पे तो लगा है, मैग्नेट पे दोबारा नहीं लगाओगे कि यार वो तो लग गया ना, अब नोवेल्टी क्या है। वही सेम टेक्निक, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, वही सेम टेक्निक उठा के आपने ब्रेन ट्यूमर पे लगा दी, वही सेम उठा के आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लगा दी, वही उठा के आपने रिन्यूएबल पे, वही चीज सीखी हुई जहां मर्जी जितनी मर्जी लगाते रहे, पेपर्स ही पेपर्स। इसीलिए कंट्रोल डोमेन फ्यूचर में ये जो रिसर्च वाइज है ना, बहुत बहुत आपके पास ऑप्शन रहती है कि लिखते जाओ पेपर, करते जाओ, लिखते जाओ, करते जाओ। अदरवाइज आप मोस्टली कहीं फैकल्टी से जाके कोई रिव्यू वगैरह लें तो यू विल सी के बहुत सैचुरेशन होती है कि यार न्यू काम करें तो किस चीज पे करें, लिमिटेड आ जाती है सैचुरेशन। आप कहें कि मैं पावर का इंजीनियर था और मैंने पावर फैक्टर इंप्रूव किया है, ठीक है, आपने एक सिस्टम का पावर फैक्टर इंप्रूव कर दिया, अगला पेपर किस बारे में लिखेंगे, वो तो इंप्रूव हो गया ना, अब क्या करें। तो हमारी भी यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता है कि आपने इंपल्सिव एसएमसी लगा दिया मैग्लेफ पे, बस आप क्या करें,
कंपल्सिव एसएमसी अब किसी और सिस्टम पे लगा दें, किसी और सिस्टम पे, हमारी यहाँ पे ब्रेक नहीं लगती, हमारा काम चलता रहता है, नोवेल्टीज आती रहती हैं, चीज चलती रहती है, लेकिन दूसरी डोमेन में जरा सैचुरेशन आ जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नोवेल्टी, नेक्स्ट न्यू काम क्या हो। हम तो सिस्टम बदलते हैं, न्यू काम हो जाता है। एक टेक्निक लगाई थी ड्रोन्स के ऊपर, ड्रोन्स को हटा के वही टेक्निक हम लगा दें अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बक बूस्ट कन्वर्टर पे लगा दें, हमारी नोवेल्टी आ गई, चेंज होगी, क्योंकि उस नोवेल्टी इज दिस कि वो काम करना जो पहले कभी ना हुआ, तो हमारी टेक्निक वो बक बूस्ट पे कभी नहीं लगी थी नोवेल्टी। ठीक है, तो ये बड़ी मल्टी डिमेंशन और अच्छी रह जाती है थ्योरी में। और बताएं कोई क्वेश्चन है तो, अदरवाइज मैं फिर इसको जरा एंड करता हूँ। यस यस, नहीं नहीं, आप जितने मर्जी जर्नल्स को भेज दें, ठीक है, एक जर्नल रिजेक्ट हो गया ना, आप दूसरे जर्नल भेज देंगे, तीसरे जर्नल, क्योंकि रिजेक्शन का भी बहुत मतलब इत्तेफाक होता है कि अभी जिसने रिव्यू करना है वो किसी लड़के बैठा हो, उस टाइम आपका पेपर खोला उसने, तो वो कहेगा कि ठीक है जो भी लिखा गलत ही लिखा है, और बहुत ज्यादा बायसनेस भी होती है, किसी इंडियन रिव्यूअर्स के पास चला जाए वो कहते हैं पाकिस्तानियों ने भेजा है गलत, क्रॉस, रिजेक्ट, दूसरा के भी होते हैं, तो अगर एक जगह से हमारा वापस आया था हम कहीं और भेज, कहीं और भेज, एक दफा लिख लिया वो अल्टीमेटली लाजमन इंशाल्लाह पब्लिश हो के रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझे मिलियंस ऑफ जर्नल्स हैं, एक ने रिजेक्ट किया, मिलियंस ऑप्शंस होना, कोई इस तरह का यूनिवर्सल नहीं कि एक जगह रिजेक्ट हो गया उधर नहीं दोबारा भेजेंगे, जहां से रिजेक्ट हो गया है वहां पे दोबारा नहीं भेज सकते उस स्पेसिफिक जर्नल पे, लेकिन मिलियंस ऑफ जर्नल, बहुत जर्नल्स हैं, किसी और अच्छी जगह पे भेज दिया जाता है, मतलब मिलियंस नहीं लेकिन काफी ज्यादा है। जी अली, आपका क्या क्वेश्चन है?